अगर नंदी का कत्ल होगा, अगर बुल नहीं रहेगा भारतीय समाज में, तो गाय की पैदाइश में कमी हो जाएगी। ये बात जब अंग्रेजों को पता चल गई तो उन्होंने फिर गाय से ज्यादा नंदी का कत्ल करवाना शुरू किया। और एक विशेष दृष्टि से इस देश में अंग्रेजों ने विशेष कत्ल कारखाने खोले, जिनमें सिर्फ नंदियों का कत्ल हो, सिर्फ बुल को काटा जाए, सिर्फ सांडों को काटा जाए। और उन कत्ल कारखानों को चलाने के पीछे उनकी दृष्टि बहुत स्पष्ट थी कि अगर बुल नहीं रहेगा, नंदी नहीं रहेगा, तो गाय भी नहीं रहेगी। तो इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में बुल का कत्लेआम शुरू करवा दिया। एक तरफ गाय का कत्लेआम, दूसरी तरफ बुल का कत्लेआम, और इस तरह तीसरे हिस्से में गोवंश का कत्लेआम भी हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हो गया। 1850 के आसपास हिंदुस्तान में गाय के कत्ल के प्रश्न को हिंदुस्तान के बहुत सारे धर्म गुरुओं ने उठाना शुरू किया। और हिंदुस्तान में जिन लोगों ने गाय के प्रश्न को उठाना शुरू किया, उनमें आर्य समाजी लोग थे, उसमें सिख पंथ के बहुत सारे लोग थे, उसमें हिंदू धर्म की बहुत सारी दूसरे मजहबों के, हिंदू धर्म के मानने वाले बहुत सारे जो संप्रदाय हैं, जो अलग अलग मत हैं, उसके लोग भी थे। और उन्होंने इस गाय के प्रश्न को मुद्दा बनाया। अंग्रेजों ने इस गाय के प्रश्न को हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ जोड़कर ये भी कहना शुरू कर दिया कि गाय काटी जाए, बुल काटा जाए तो हिंदुस्तान की अस्मिता भी खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि ये अस्मिता के मूल केंद्र में है। तो फिर गाय का कत्ल 1850 के बाद अंग्रेजों ने इसलिए शुरू कराया ताकि हिंदुस्तान की जनता को नीचा दिखाना। पहले गाय और बुल का, नंदी का कत्ल इसलिए करवाया गया कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना है, कृषि को बर्बाद करना है। दूसरे बार में अंग्रेजों ने ये इसलिए शुरू करवाया कि हिंदुस्तान की जनता को ठेस पहुंचानी है, उनकी भावनाओं को तोड़ना है। तो भारतीय जनता की भावनाओं को तोड़ने के लिए, भारतीय जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एक बड़े पैमाने पर कत्ल कारखानों की शुरुआत की गई। अंग्रेजों के जमाने के दस्तावेज बताते हैं कि अंग्रेजों की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे 350 कत्ल कारखाने खुलवाए जिनमें गोवंश का नाश होता था। अंग्रेजों के जमाने के कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कितना गोवंश का नाश अंग्रेजों के जमाने में होता था। 30 वर्षों में 1910 से लेकर 1940 के साल में कुल लगभग 10 करोड़ से ज्यादा गोवंश का कत्ल अंग्रेजों की सरकार ने कराया। लगभग 30 वर्षों में 10 करोड़ गोवंश का जो कत्ल अंग्रेजों ने कराया, उसके बारे में अंग्रेजों की पार्लियामेंट में और अंग्रेजों के अधिकारियों ने जो चर्चाएं की हैं, उसके दस्तावेज मेरे पास हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके आधार पर एक पुस्तक बने। बहुत जल्दी वो पुस्तक आपके बीच में आ जाएगी। तो वो जो 10 करोड़ गोवंश का कत्ल कराया, उसके बारे में अंग्रेजों की सरकार ये कह रही है कि अगर ये 10 करोड़ गोवंश का आज कत्ल हो जाएगा तो आने वाले जमानों में करोड़ों गोवंश का नाश इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते। तो इस तरह से ये नीति आगे चलती रही और हिंदुस्तान के बहुत सारे धर्म और मजहबों के लोग गाय को बचाने के लिए आंदोलन भी करते रहे। आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति की जो पहली चिंगारी लगी थी 1857 में बैरकपुर की छावनी में, जब मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी, तो मूल प्रश्न गाय का ही था। उस गाय के मूल प्रश्न से हिंदुस्तान की क्रांति की शुरुआत हुई थी और बाद में वही मूल प्रश्न हिंदुस्तान की आजादी का प्रश्न बन गया था। आप सबने इतिहास में इतना तो पढ़ा ही होगा कि मंगल पांडे को फांसी की सजा क्यों हुई थी। मंगल पांडे एक आर्य समाजी नौजवान था, स्वामी दयानंद के विचारों से बहुत ज्यादा प्रेरित था। तो आर्य समाजी नौजवान होने के कारण वो अपने मन में उतना ही धर्मनिष्ठ था जितना हिंदुस्तान के दूसरे सामान्य लोग हो सकते। गलती ये हुई कि मंगल पांडे ने अंग्रेजों की फौज में नौकरी कर ली और अंग्रेजों की फौज में नौकरी करते हुए एक दिन मंगल पांडे को पता चला कि जो कारतूस अंग्रेजों की सरकार देती है इस्तेमाल करने के लिए, उन कारतूसों पर गाय की चर्बी लगी होती और गाय की चर्बी लगाए हुए कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था, उसके बाद बंदूक में चलाने पड़ते थे। तो मंगल पांडे को जिस दिन में पता चला कि वो जो गाय की चर्बी लगाए हुए कारतूसों को मुंह से खोलता है और उसके बाद बंदूक में उसको लगाना पड़ता है, तो उसने मन में फैसला किया कि गाय की चर्बी के कारतूसों को मुंह से इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छा है कि मैं ऐसी नौकरी को छोड़ दूं। लेकिन उसके मन में एक प्रतिशोध भी पैदा हुआ
कि जिन अंग्रेज ऑफिसरों ने उसको बिना बताए हुए सालों साल उसके मुंह से गाय की चर्बी के कारतूस खुलवाए हैं, उन अंग्रेज ऑफिसर्स को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा, ऐसा भी उसने एक संकल्प किया। तो मंगल पांडे ने हिम्मत की और जिस अंग्रेज ऑफिसर के माध्यम से उसको कारतूस दिए जाते थे, जिन कारतूसों पर गाय की चर्बी लगाई जाती थी, उन कारतूसों को लेने से उसने इनकार कर दिया। तो बाद में उसके ऊपर दबाव पड़ा और उस दबाव के तहत एक दिन उस मंगल पांडे ने अपने उस अंग्रेज पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी, गोली मारकर, जिस अंग्रेज ऑफिसर के माध्यम से उसको गाय की चर्बी से कारतूस दिए जाते थे। जैसे ही मंगल पांडे ने उस अंग्रेज ऑफिसर की हत्या की और ये बात पूरे देश में प्रचारित होने में समय नहीं लगा कि गाय की चर्बी से लगे हुए कारतूसों को खोलने से मना करने पर मंगल पांडे को सजा दी जाने की बात तय हुई, तो इसलिए मंगल पांडे ने यह फैसला किया कि उस अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को मार दिया जाए। तो जैसे ही अंग्रेज पुलिस ऑफिसर की हत्या हुई, सारे देश में एक बगावत की लहर पैदा हो गई और उस बगावत की लहर में अंग्रेजों की सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। गांव-गांव, गली-गली में नौजवानों के, क्रांतिकारियों के संगठन बनना शुरू हो गए। गांव-गांव, गली-गली में नौजवानों ने अंग्रेजी फौज और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। गांव-गांव, गली-गली में नौजवानों ने गाय के प्रश्न को हल करने के लिए गोरक्षण समितियां बनाना शुरू कर दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति में गाय का प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ करता था। अगर वो गाय का प्रश्न नहीं होता तो शायद 1857 की क्रांति के होने में भी मुश्किलें आती। वो क्रांति एक तरफ चलती रही, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में नौजवानों के संगठन पैदा होने लगे। गांव-गांव में गोरक्षण समितियां बना दी गई। 1870 तक आते आते हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा गांव नहीं था जहां पर गोरक्षण की समिति न बनाई गई हो। अंग्रेजों का एक खुफिया विभाग होता था, अंग्रेजों का एक डिपार्टमेंट होता था जो सीक्रेट रिपोर्ट इकट्ठी करता था। उस डिपार्टमेंट के माध्यम से अंग्रेजों ने एक सर्वे कराने का काम शुरू किया और वो सर्वे काफी समय तक चला इस देश में। तो अंग्रेजों के खुफिया विभाग ने जो रिपोर्ट इकट्ठी की, जो रिपोर्टें उन्होंने बनाई, वो रिपोर्ट बाद में 1893 के साल में लंदन भेजी गई और लंदन की सरकार और लंदन की पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट पर जो चर्चाएं हुई, उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से हम लोगों को भी मिले हैं। कुछ दस्तावेज जो हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, उसी में उन रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं। तो वो रिपोर्ट ये बताती है, अंग्रेजों की जो इकट्ठी की गई है, कि अंग्रेजों का खुफिया विभाग बता रहा है कि 1870 के साल तक हिंदुस्तान के गांव-गांव में गोरक्षण समितियां बन चुकी और 1890 तक आते आते हिंदुस्तान में करीब करीब उस जमाने में 7.5 से 8 लाख गांव हैं। तो वो बता रहे हैं कि इतनी ही करीब करीब गोरक्षण समितियां हैं और कोई भी गोरक्षण समिति ऐसी नहीं है जिसमें कम से कम 5 से 10 नौजवान शामिल न हो। और अंग्रेजों की खुफिया रिपोर्ट ये कह रही है कि गोरक्षण समिति में शामिल जो नौजवान है, उनमें एक भी नौजवान ऐसा नहीं है जो गाय के प्रश्न पर मरने के लिए तैयार न हो। तो एक बाजू में गांव-गांव में गोरक्षण की समितियां बन रही है, दूसरे बाजू में हिंदुस्तान में क्रांति की बगावत और क्रांति की लहर चल रही है। ये दोनों चीजें एक साथ इस देश में चल रही है। 1893 के साल तक आते आते ये गोरक्षा का आंदोलन बहुत प्रबल हुआ और गोरक्षा का आंदोलन इतना प्रबल हुआ कि अंग्रेजों की सरकार को लगने लगा कि अब शायद हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, भारत से जाना पड़ेगा। तो 1893 के साल में अंग्रेजों के यहाँ के जो अधिकारी थे, उनमें एक गवर्नर था, एक वायसराय जैसा अधिकारी माना जाता था, उसकी वायसराय की हैसियत होती थी, उसका नाम था लैंसडाउन। तो लैंसडाउन ने एक रिपोर्ट दे दी अंग्रेजों की पार्लियामेंट को। वो रिपोर्ट भी हम लोगों के पास है और उसको भी हम पुस्तक के रूप में छापने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1893 के साल में जो लैंसडाउन रिपोर्ट भेज रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, उस रिपोर्ट का जो शुरू का हिस्सा है वो यही बता रहा है कि अब अंग्रेजों को भारत में राज्य करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गांव-गांव में गोरक्षण समितियां बन चुकी हैं। गांव-गांव में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है, कभी भी ये बगावत दावानल का रूप ले सकती है और अंग्रेजों की सरकार शायद उसमें जलकर भस्म हो जाएगी। ये एक अंग्रेज ऑफिसर लैंसडाउन लिख रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजे गए कुछ रिपोर्ट्स में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है और इस रिपोर्ट पर चर्चा होते हुए उस जमाने की जो रानी है, विक्टोरिया जिसका नाम है, वो विक्टोरिया ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो एमपीज हैं उनको निर्देश दे रही है। और वो निर्देश क्या है
वो हमको समझने चाहिए। तो आज के इस प्रश्न का हम लोगों को स्वरूप भी समझ में आएगा। विक्टोरिया कह रही है 1893 में लंदन के पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में कि हिंदुस्तान में गाय का कत्ल तो जारी रहना ही चाहिए। अंग्रेजों का ऑफिसर कह रहा है लैंसडाउन कि गाय का कत्ल करना मुश्किल है, और वो रिपोर्ट भेज रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि गाय का कत्ल अगर यहाँ करते चले गए हम लोग तो यहाँ राज्य करना मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया कह रही है पार्लियामेंट के अंदर 1893 के साल में कि गाय का कत्ल तो बहुत जरूरी है। क्यों? गाय का कत्ल करने से हिंदुस्तान की अस्मिता, भारत की अस्मिता नष्ट होती और भारत के लोगों का अस्तित्व भी नष्ट होता है, उनका गौरव भी नष्ट होता है। सीधी सी बात है कि जो केंद्र बिंदु में है आपके देश में गाय, अगर उसका कत्ल किया जाए तो आपकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है, आपकी भावना भी आहत होती है। तो विक्टोरिया कह रही है कि ये तो बहुत जरूरी है और इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? तो लैंसडाउन रिपोर्ट में लिख रहा है और वो कह रहा है एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आज आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। लैंसडाउन की रिपोर्ट बताती है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गई है, कि गाय को बचाने के लिए हिंदू भी लड़ रहे हैं, मुसलमान भी लड़ रहे हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर 1870 के साल से गाय को बचाने के आंदोलन में लगे हुए हैं। राजस्थान में आप जाइए, राजस्थान में मुसलमानों की एक जाति है, उसको कहते हैं राठ। ये राठ जो जाति है मुसलमानों की, ये किस इलाके में रहती है? ये राठ जाति मुसलमानों की राजस्थान के बीकानेर के आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आज भी आप राठ जाति के मुसलमानों के बीच में चले जाइए तो उनकी पूरी आजीविका गाय के दूध और गाय के घी की बिक्री पर चलती है। तो राठ जाति के मुसलमानों के लिए गाय उनकी आर्थिक उपजीविका का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए राठ जाति के मुसलमान 1870 के साल में गाय को बचाने के आंदोलन में लड़ रहे हैं। और ऐसे ही आप चले जाइए, राजस्थान में एक दूसरी मुसलमानों की और जाति है, उसको कहते हैं मेव। जो मेव जाति के मुसलमान हैं, राजस्थान और हरियाणा का एक इलाका ही कहलाता है जिसका नाम है मेवात। तो मेवात वो इलाका है जिसमें मेव जाति के मुसलमान रहते हैं। तो मेव जाति के मुसलमान भी गाय को बचाने के आंदोलन में 1870 के साल से शामिल है। राठ जाति के मुसलमान भी गाय को बचाने के आंदोलन में 1870 के साल से शामिल है। माने क्या है? गाय को बचाना सिर्फ हिंदुओं का काम नहीं, गाय को बचाने के लिए मुसलमान भी लड़ रहे हैं। और उस जमाने के बड़े बड़े मुसलमानों के जो मौलवी हैं, वो सब कह रहे हैं कि गाय बचेगी तो हम बचेंगे। माने उनकी आर्थिक जीविका का साधन है। कुछ मुसलमान हैं जो गाय का दूध बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं, कुछ मुसलमान हैं जो गाय का घी बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं, कुछ मुसलमान हैं जो गाय की मिठाइयां, गाय के दूध से बनने वाली मिठाइयां बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। तो हिंदू भी लड़ रहे हैं गाय को बचाने के लिए, मुसलमान भी लड़ रहे हैं गाय को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की तमाम दूसरी जातियां लड़ रही हैं गाय को बचाने के लिए। ये अंग्रेजों की रिपोर्ट में लैंसडाउन ने लिखवाया। और वो रिपोर्ट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंची तो रानी विक्टोरिया ने उस पर एक टिप्पणी की। 8 दिसंबर 1893 को विक्टोरिया ने एक चिट्ठी लिखी लैंसडाउन को। वो चिट्ठी हम लोगों के पास है, उसकी फोटोकॉपी हम लोगों के पास है। हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में से वो चिट्ठी हम लोगों को मिली। वो चिट्ठी का पहला पैराग्राफ क्या है? विक्टोरिया लिख रही है कि हिंदुस्तान में गाय का कत्ल बंद नहीं होना चाहिए और हिंदुस्तान में गाय के कत्ल के बहाने हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा करनी चाहिए।